नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम होने हैं और डे बाय डे हम आपको क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए थ्योरी की ये हमारी क्लास नंबर 17 है। इससे पहले हम आपको लगातार 16 क्लासेज भी दे चुके हैं। उनकी एक सुव्यवस्थित प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए, तो समय निकाल कर उन 16 क्लास को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन अगली क्लास में रिपीट नहीं होता है। टॉपिक वाइज सारी क्लासेज है, इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट वो क्लासेज भी देखनी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई सेकेंड ईयर सीबीटी एग्ज़ाम 2025 नाम से, तो उसमें जाकर देखिएगा, क्योंकि उसी प्लेलिस्ट में आपके लिए हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेज और वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग वो भी वहीं प्रोवाइड करवानी है। तो वो प्लेलिस्ट कुल मिलाकर आपके लिए सपोर्टिव रहने वाली है। नई जैसे ही क्लासेज और मिलती रहेगी आपको अदर सब्जेक्ट पे, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्लास आप पहुंचाइए अपने दोस्तों तक। आपके आईटीआई का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले आपके फ्रेंड्स हैं, एक बार आप ये क्लास उन तक पहुँचा दीजिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है उन तक क्लास पहुँचाना, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ये जो क्वेश्चंस इन क्लासेज में हम आपको करवा रहे हैं, सेम टू सेम आपको अपने पेपरों में देखने को मिलेंगे। 100% नंबर की हमारी गारंटी है अगर आप सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। और अगर पास फेल का ही डर लग रहा है तो पास की तो 101% गारंटी है। बस बने रहिए चैनल के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन पर आपके सेकेंड ईयर के फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है और मॉडल टेस्ट सीरीज़ भी है। आप चाहें तो मॉडल टेस्ट को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी अपडेट्स है तो वो सारे के सारी सूचनाएं और अपडेट्स टेलीग्राम पर ही आपको प्रोवाइड करवाते हैं कि आज आपका एडमिट कार्ड आ गया, सीबीटी एग्ज़ाम का कोई डेट चेंज हो गया, तो वो सब ठीक। आ जाइए शुरू करते हैं। देखो, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक, और पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा चैप्टर है और डेफिनेटली इसका पोर्शन रहता है, इसमें से 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जो आपके 38 क्वेश्चन आएंगे थ्योरी के, उस 38 में से इस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में से 5, 6, 7 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। 27वां सवाल आज हम देख रहे हैं, 26वां। तो पिछले में हमने 25 किए थे, क्योंकि इसमें 25-25 क्वेश्चन का सेट रहता है, तो हमें थोड़ा सा प्रॉपरली समझ में आ जाता है और कवर हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। तो देखो, पहले आपको मैं जूम करके क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। सवाल क्या पूछ रहा है कि ये जो वेरिएबल रजिस्टर है ना, वेरिएबल रजिस्टर कौन सा है? चर प्रतिरोध की बात कर रहा है, जिसके आगे इसने लिख भी दिया R1। वैसे वेरिएबल रजिस्टर की क्या पहचान है? शायद इतना तो आपने भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। प्रतिरोध का निशान हो और उसमें तीर का निशान बना दिया जाए। तो ये देखो, ये एरो मार्क है ना। वैसे R1 लिखा हुआ भी है, तो इसका निशान सवाल पूछ रहा है क्या? दरअसल पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डायग्राम किसका है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, इसका तो प्रैक्टिकल भी आ सकता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। ये किसका डायग्राम है? इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर में हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो लेते हैं ट्राइक को यूज करते हैं। ये डायरेक्ट ट्राइक भी अपने हिस्से में टॉपिक में आते हैं, है ना। मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट नाम के टर्मिनल है। सवाल आएगा आगे इसी टॉपिक में। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर में किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्राइक में। ये फिल्टर सर्किट लगाए हुआ है, ये लोड, यानी यहाँ पर है पंखा। तो ये चाहता तो पंखा हमें यूँ दिखा सकता था, ये फैन का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल रजिस्टर हमने लगाया है ना, ये वेरिएबल रजिस्टर दरअसल एक तरह से इसमें जो हमारा सर्किट है उसकी करंट कंट्रोल इस तरह से करे कि जो ट्राइक है उसकी ट्रिगरिंग जो है वो प्रॉपर चलती रहे। यानी एक तरह से जो ट्राइक है उसकी ट्रिगरिंग, ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए हमने लगाया क्या है? डायक। आगे एक सवाल पूछा जाएगा कि डायक का इस्तेमाल क्या है। ये देख रहे हैं ना, डायक। तो डायक SCR और ट्राइक इन दोनों की ट्रिगरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे SCR की ट्रिगरिंग के लिए तो हम UJT का भी इस्तेमाल करते हैं। आगे टॉपिक आएगा तब अपन बात करेंगे, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है अपन से कि ये जो रजिस्टर लगाया ना, ये क्यों लगाया? तो दरअसल ये रजिस्टर डाइक वाले सर्किट में है, और ये जो ट्राइक की ट्रिगरिंग है ना, उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है पूरा देखो, कंट्रोल द पल्स रेट फॉर ट्रिगर फॉर द ट्राइक। यानी ट्राइक के जो गेट है ना, उसको हमें पल्स देनी होती है, जिससे वो ट्रिगर होकर एक कंडक्टिंग एंगल बनाता है। चालक कोण आता है, वो कहाँ से आता है? डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए पल्स रेट को
नियंत्रित करता है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन पढ़ लेना। डायग्राम वाला कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये मेरा सबसे बड़ा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। और आज तो इसमें आपके खूब डायग्राम है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या कह रहा है, 27वां सवाल देखो आपसे पूछ रहा है, ट्रांजिस्टर में ये जो बेस लगा हुआ है, इस बेस में यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है आपका, और इसके बेस में ये जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1, इस कैपेसिटर की तार यहाँ से निकाल करके हमने इसको यहाँ इस इंडक्टर के साथ क्यों जोड़ दिया, जिसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। देखो ये है आपका एक तरह से, अगर पूरा सर्किट हम लोग देखें तो एक तरह से ओसिलेटर है। कैसे पता लगा गुरुजी? ये जो LC टैंक सर्किट बोलते हैं ना इसको, L और C जब समांतर में लगे हो तो इसको टैंक परिपथ बोला जाता है। आ सकता है पेपर में, टैंक सर्किट किसे कहते हैं? जब इंडक्टर कैपेसिटर दोनों पैरेलल में हो, ठीक है, तो उसे अपन टैंक सर्किट बोलते हैं। टैंक सर्किट का ये जो इंडक्टर है ना, इसको हमने बेस के कैपेसिटर से जोड़ रखा है। दरअसल ओसिलेशन के लिए, ओसिलेटर जो काम करता है उसके लिए हमारा जो लूप गेन है ना, उसका मान इकाई और फेज शिफ्ट का मान 360 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। ये जो ट्रांजिस्टर का प्रकार है, इस ट्रांजिस्टर प्रकार में हम लोग क्या करते हैं कि जनरली कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें इनपुट आउटपुट 180 डिग्री का पहले से ही होता है। इसका मतलब हमें 360 करने के लिए क्या करना है, 180 डिग्री का एक फीडबैक लेकर आना है, जो इस आउटपुट को वापस इनपुट में दे रहा हो। इसे फीडबैक बोलते हैं। और ये फीडबैक जैसे इसको मिलता है तो हमारा जो फेज शिफ्ट का कोण है वो 360 डिग्री का हो जाता है। बी उत्तर के साथ जाएंगे। प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक या धनात्मक फीडबैक देने के लिए। फीडबैक दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, ठीक है ना। जब फीडबैक जुड़ने वाले स्वभाव का हो तो वो पॉजिटिव होता है, रिवर्स में काम करता हो तो वो नेगेटिव फीडबैक होता है। क्वेश्चन आराम से देख लो, मैंने पूरा भी दिखा है। और इस तरह की ये PDFs के कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर भी हमारे मिल जाएगा, नहीं तो आप एप्लीकेशन से भी इनको ले सकते हैं। एप्लीकेशन पर हमने आपको ये जो पूरी PDFs है ये पढ़ने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से प्रोवाइड करवा रखी है, तो ऐप डाउनलोड करो। मॉडल टेस्ट सीरीज़ के नाम से है, ITI सेकेंड ईयर मॉडल टेस्ट सीरीज CBT एग्ज़ाम नाम से है, इसको ज्वाइन करो। इसमें ये सारे PDFs भी है पढ़ने के लिए, प्रीवियस पेपर भी है पढ़ने के लिए, और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन सब के क्वेश्चंस भी हैं जिनसे आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपने अभी क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपको ये पूरी तरह से याद हुआ कि नहीं, ये कैसे देखेंगे? तो ये जब CBT मोड में आपके सामने पेपर आएगा, तो जब आप इसमें लॉगिन करके टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो एकदम ऑनलाइन तरीके से हो गया ना, पूरा सेट 75 क्वेश्चन का। तो उसमें पता लगता है कि हम नया क्वेश्चन आएगा तो हल कर पाएंगे कि नहीं, हम प्रैक्टिस है टाइम पर पूरा पेपर का हल कर पाएँ कि नहीं, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहे। बार बार प्रैक्टिस करो, टेस्ट अटेंड करो। तो ये मॉडल टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें, इसमें आपको पढ़ने के लिए PDFs भी मिल जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सा सवाल क्या पूछ रहा है, चालक, अर्धचालक और अचालक के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि हम परिभाषा देते हैं कि ये चालक है, ये अर्धचालक है और ये अचालक है। ये कैसे डिसाइड किया हमने? ये डिसाइड करते हैं हम उनके जो अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुक्त नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किनको बोलते हैं? जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हमेशा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर 4 है तो उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, अगर 4 से कम है तो उसको चालक, और अगर 4 से अधिक है तो उसे कुचालक या अचालक बोला जाता है। ये लिख लो और रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। अभी तो नहीं, देखो सेकेंड ईयर तो जैसे तैसे पास कर ही लोगे, ये आएंगे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में। भाई जैसे ही सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो अलग अलग नौकरियों के लिए परीक्षाएं देनी पड़ेगी ना, तो उसमें लॉजिक क्लियर मांगते हैं वो। ये इतना नहीं चलेगा कि CBT वाले में PDF से पढ़ लिया और काम हो गया। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना अभी से शुरू कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी रहेगा, परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अस्तित्व से हम उनकी परिभाषा दे करके हम उनको बता देते हैं। अगला सवाल देखो, P टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसका डोपिंग मिलाते हैं? तो पहले तो ये ध्यान रखो,
3 संयोजकता की डोपिंग मिलाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, अब की बार याद रख लेना। पी टाइप पदार्थ के लिए डोपिंग कितने की करते हैं? 3 संयोजकताएं करते हैं। 3 संयोजकता कौन है? इंडिया की गलियों में एल्यूमिनियम बार बार मिलता है, मतलब इंडियम, गैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम ये होता है। उसके बाद में देखो एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस, ये सारे के सारे एन टाइप पदार्थ के लिए होते हैं और ये सब के सब 5 संयोजकता वाले हैं। याद कर लो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन होगा। पी टाइप और एन टाइप को एक्सट्रिंसिक यानी अशुद्धि अर्धचालक बोलते हैं। शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उनको इंग्लिश में इंट्रिंसिक बोला जाता है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा आपके लिए है कुल मिला करके, ठीक है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इन क्वेश्चंस को आप है ना बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखो, एम्प्लीफिकेशन के लिए जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें किस प्रकार की बाइसिंग होती है? देखो ध्यान से सुनना, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना ये बीजेटी का प्रकार है। बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको अगर एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं ना तो हम हमेशा एक्टिव मोड में यानी सक्रिय मोड में चलाते हैं। सक्रिय मोड की खास बात होती है कि पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो पहला जंक्शन बनता है एमीटर और बेस के बीच में, दूसरा जंक्शन बनता है बेस और कलेक्टर के बीच में। अब यहाँ पर हमारा जो एमीटर है वो एन है और बेस जो है वो पी है और कलेक्टर जो है वो एन है, ठीक है। अब इसकी आपको क्या करनी है? फॉरवर्ड वाइस बनानी है। तो फॉरवर्ड में एन को एन, पी को पी देते हैं और रिवर्स में क्या करते हैं? पी को एन और एन को पी देते हैं। कहने का मतलब जो एमीटर है वो नेगेटिव होना चाहिए, बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए और कलेक्टर नेगेटिव होना चाहिए। तो ये रहा, बेस पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव, कलेक्टर नेगेटिव, कलेक्टर पॉजिटिव, हाँ कलेक्टर पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि कलेक्टर वाले को रिवर्स में जोड़ना है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। दोबारा देख लो, एमीटर क्या होना चाहिए? नेगेटिव, तो एमीटर नेगेटिव। बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, तो बेस पॉजिटिव। कलेक्टर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, तो कलेक्टर पॉजिटिव। ये रहा, समझ में आया आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा इसे। इसी तरह से मान लीजिए ये वाला सवाल अब की बार एग्जामिनर चेंज कर दे आपके लिए और वो पी एन पी का पूछ बैठे, तब क्या करोगे? ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। इसको फॉरवर्ड में जोड़ने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। फिर उल्टा करना है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। उल्टे क्वेश्चन आ जाएंगे, बस क्या करना है देख लो, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन आता उसका देख लेना आराम से, दोनों का याद रखो, एनपीएन और पीएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्किट ट्रांजिस्टर में फंक्शन का प्रकार क्या है? इस तरह का सर्किट साफ साफ क्लियरली आ जाए ना तो इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर का स्विचिंग के रूप में इस्तेमाल करना। हालांकि स्विचिंग में अगर ऑपरेशन मोड आपसे पूछे तो ध्यान रखना हम ट्रांजिस्टर को कट ऑफ मोड में और सैचुरेशन मोड में चलाते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, जनरली ट्रांजिस्टर के 3 मोड इस्तेमाल करते हैं। एक है एक्टिव मोड जिसका अभी हम देख करके आए थे, पहला जंक्शन फॉरवर्ड में, दूसरा रिवर्स में। एक होता है कट ऑफ मोड, इसमें दोनों रिवर्स में होते हैं। एक होता है सैचुरेशन मोड, इसमें दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में होते हैं। दोनों जंक्शन किससे होते हैं? फॉरवर्ड में होते हैं। ये याद रखना है, स्विचिंग के रूप में जब ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं तो वो किस क्षेत्र में चलता है? कट ऑफ और सैचुरेशन मोड में चलता है। कट ऑफ का मतलब होता है ऑफ स्विच, सैचुरेशन स्विच कंडीशन का मतलब होता है ऑन स्विच। ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। जो बाहर बैठे आपके सीनियर्स कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके साथ आपको कंपटीशन फाइट करना है तो थोड़ा सा आप, मैं चाहता हूँ अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सवाल देखो, एम्पलीफायर सर्किट में नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? अभी चर्चा कर चुका हूँ, फीडबैक 2 तरह की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो इसने तो ऑप्शन नहीं लिखा, मैं पहले वही लिखवाता हूँ। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नेगेटिव फीडबैक की एक सबसे बड़ी खास बात है कि स्टेबिलिटी बहुत आती है, यानी स्थायित्व आता है। बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? गेन कम हो जाती है। हमें जो चीज़ पॉजिटिव मिलनी चाहिए थी वो उल्टा रिड्यूस हो जाती है। एक तरह से एम्पलीफायर ना करके वो अटेन्यूएट करना शुरू कर देता है। ये कंपटीशन वालों को भी पढ़ना चाहिए, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है? करता क्या होगा? फ़ायदा क्या है? फ़ायदा हमें ये मिला कि स्थायित्व दिया। स्थायित्व कहाँ से आता है? कि उसने विरूपण ख़त्म कर दिया सारा, भी सिग्नल में कोई विकृति नहीं रहती है। देखो क्वेश्चनों में टाइम लग सकता है थोड़ा सा, ये तो नहीं होगा कि 10 मिनट में 30 क्वेश्चन फटाफट से आपको बता दूं।
हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, तो जितने बच्चे पढ़ेंगे ना उनकी कंसेप्ट क्लियर होगी, क्लास छोड़कर नहीं जाएंगे। आगे के लिए भी क्लासेस और कंसेप्ट आपके तैयार हो रहे हैं, तो शायद आपको कोई जल्दी नहीं है और आराम से देखना। हम वो नहीं है कि 5 मिनट में 15 क्वेश्चन आपको करवा दें। समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप बिना लाइक के नहीं जाएंगे, लाइक वाला बटन दबाएंगे इस वीडियो का, और प्लीज़ क्लास को शेयर भी करेंगे, दोस्तों तक पहुंचाइए, बहुत ज़रूरी है यार। शेयर और आप भी सब्सक्राइब, 2 काम कर दो, दोस्तों तक पहुंचेगी, वो चैनल से अपने आप जुड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। कंटेंट जिनको चाहिए ना वो बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा, जिनको ये चाहिए कि ना आप तो एग्ज़ाम का बता दो बाद में देखेंगे, तो वो हो सकता है ना भी जुड़े। सवाल पर आइए, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है? अभी इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का एक डायग्राम दिखाया था आपको, सिंपल बात है। वहाँ डायक क्या कर रहा था? ट्राइक की ट्रिगरिंग कर रहा था। ये रहा फॉर ट्रिगर, किसकी ट्रिगरिंग? SCR और ट्राइक, इन दोनों की ट्रिगरिंग के लिए हम डायक का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसके अलावा लाइट डिमर सर्किट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो कर देना। नेक्स्ट देखो, ए ऑप्शन यहाँ है, BCD मैंने वहाँ ले लिए थे, ऑप्शन थोड़ा अलग था, और ये वही क्वेश्चन है जिस पर मैंने चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर सर्किट में किस प्रकार के हम कंट्रोलिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? अब इस क्वेश्चन में क्या ही रह गया बताओ, कितनी चर्चा पहले करके आ चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर में ट्राइक लगता है, ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए डायक लगता है। मतलब वो जो फैन रेगुलेटर वाला डायग्राम आपने अच्छे से देखा है ना, तो 3 तो यहाँ क्वेश्चन तैयार हो गए और चौथा आपका प्रैक्टिकल तैयार हो गया। सेकेंड ईयर में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बनता है, आ सकता है वो मैं करवाऊँगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले आपको, कि कौन कौन से प्रैक्टिकल पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल करना कैसे होता है, उन सब की भी वीडियो देंगे। चैनल आपका ITI पास करवाएगा, 90% से भी ऊपर नंबर ला सकते हो अगर हमारी चीज़ को फॉलो करोगे तो। और जो फर्स्ट ईयर में लेकर आए थे तो उनको तो पता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पूछ रहा है कि SCR का कौन सा जो क्वाड्रेंट है वो रिवर्स बाइस में भारी करंट देता है? रिवर्स बाइस में भारी करंट मतलब जब चलता है तो बहुत अचानक करंट बढ़ती है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम चलाते हैं, कैसे चलता है ये मान लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना। एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं फेजर को, हमेशा ये ध्यान रखना। अल्टरनेटर की जो साइन वेव आती है उसके भी हम कोण को उल्टा घुमाते हैं, ठीक है। तो इसका B उत्तर करना थर्ड क्वाड्रेंट में, याद कर लो, क्वेश्चन बहुत शानदार है। वैसे आपके CBT एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे, घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, ऑप्शन बदल जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ B में दिख रहा है, हो सकता है आपके ऑप्शन में वो C में आए पेपर में। CBT एग्ज़ाम है, पर डे 3-3 शिफ्ट चलती है, लगभग 10 से 12 दिन पेपर होते हैं, तो 30-30 शिफ्ट होती हैं, तो समय तो लग जाता है, ठीक है ना। आ जाओ सवाल पर, क्या पूछ रहा है? लॉजिक गेट कौन सा टेबल में दिखाया गया है? पहचान कर लो, पिछली क्लास में बता चुका हूँ। A+B की बार, A+B होता है और का, और बार का मतलब होता है उल्टा, यानी ये नोर गेट हो गया। वैसे देखो एंड गेट का क्या है? A × B। नोट का क्या है? A की बार। नोर का क्या है? A+B की बार। नेंड का क्या हो जाएगा? A × B की बार। ये लो, ये अगेन एंड अगेन करवा चुका हूँ मैं, यहाँ से पकड़ कर लिया करो, पूरी टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। 2 टेबल आई हुई है, कन्फ्यूज हो जाओगे, अच्छे से पढ़ लेना। इन सारे 6 लॉजिक गेट है, 6 लॉजिक गेटों का वैसे याद ही रख लो ना आप। क्या एक एक चीज़ आपको ऐसे उंगलियों पे याद हो जानी चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो कोई वो ज़्यादा लगा नहीं मुझे कि आपको कोई इसमें दिक्कत आ रही हो क्या। A+B, A × B, A+B की बार, A × B की बार और A की बार, 5 ही तो याद रखने हैं। नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नेंड गेट, नोर गेट, इन 5 गेट की सबसे ज़्यादा याद रखो। सवाल देखो, CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है? टाइम बेस वाला जो है ना, ये हमारे उसकी समय के सापेक्ष स्वीप जो होता है ना, इसकी स्पीड को डिसाइड करते हैं कि ये स्वीप कितनी स्पीड से आपको दिखाई दे। एक तरह से टाइम सेलेक्ट करते हैं, टाइम से फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट होती है, फ्रीक्वेंसी बोलें तो स्पीड। तो A ऑप्शन के साथ जाएंगे, सेलेक्ट स्वीप स्पीड, स्वीप की गति का चयन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, आ सकता है, लेकिन ऑप्शन गलत दिया है इन्होंने। दरअसल हम उससे टाइम सेलेक्ट करते हैं, किसका? जो स्वीप बनता है उसका, वेव का टाइम बोल दो। अब टाइम से फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है, फ्रीक्वेंसी से मतलब हो गया कि वो कितनी गति तेज़ी से करेगा। 3
इनडायरेक्ट ऑप्शन दिए हैं इसने। अब नया बच्चा क्या समझे चीज़ों को, बताओ। है तो सिंपल सा ही ना, ज़्यादा तो कुछ था नहीं। नेक्स्ट देखो, सवाल है कि ट्रैक मोटर कंट्रोल सर्किट में एक स्नब्बर सर्किट लगता है। यार ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये डिप्लोमा डिग्री में आता है, बीटेक वालों का है स्नब्बर सर्किट, अपन ने तो कभी पढ़ा ही नहीं। दरअसल ट्रैक के लिए है ना डीवीडीटी प्रोटेक्शन बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, आगे जब कभी आ जाए ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भर्ती इसरो ऐसे सवाल पूछता है अपन से, इसरो टेक्नीशियन आईटीआई बेस पे भर्ती आती है, उसमें डीवीडीटी प्रोटेक्शन क्या है, पेपर में ये सवाल पूछा जाता है। तो दरअसल स्नब्बर सर्किट को डीवीडीटी प्रोटेक्शन बोलते हैं, और फिर वो उत्तर देता है कि ये ट्रैक को गलत ट्रिगरिंग से बचाता है। क्या करता है, ट्रैक को गलत ट्रिगरिंग से बचाता है। और ऑप्शन देखेंगे तो कहाँ मिलेगा, ये रहा, टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीटेक वालों के जब असिस्टेंट इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं तो उनसे पूछा जाता है, और आज इन्होंने अपन से पूछा है। देखो कितनी अपने लिए अच्छी बात है कि अपने भी सवाल पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर है, आउटपुट डीसी वोल्टेज की गणना करें अगर इनपुट 24 वोल्ट हो। याद है क्या, फॉर्मूला लगता है। हाफ वेव के लिए आउटपुट वीडीसी ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है 0.45 इंटू VRMS। लेकिन अगर माय डियर कभी फुल वेव का भी पूछ बैठे, क्या पता इस बार फुल वेव का पूछ ले, तो उसके लिए 0.90 इंटू VDC किया करो, VRMS। ठीक है, 0.45 इंटू VRMS और 0.90 इंटू VRMS। अभी हाफ वेव है तो 24 को 0.5 से करोगे 10.8 वोल्ट आएगा, और अगर फुल वेव के लिए हो तो इसका डबल कर दो 21.6 वोल्ट होगा। दोनों का याद रखो भैया, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना हमें। हम जब कंटेंट के साथ जा रहे हैं तो कंटेंट की तरह ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन ज़्यादा चालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। सिलिकॉन ज़्यादा लेता है ना, वैसे तो इसमें कई सारे ऑप्शन है। उसकी थर्मल कैपेसिटी, तापीय जो कंडक्टिविटी है ना, वो मतलब ज़्यादा हीट सहन कर सकता है। करंट कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, अधिक धारा ले जाता है। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या था, इन सब के पीछे कारण ये था उसका बैरियर पोटेंशियल हाई होता है। ये रहा हायर बैरियर पोटेंशियल कितना है, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का कितना है 0.3 वोल्ट, 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया, तो कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, मोर स्ट्रेंथ भी होगी। ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे होता है कम परमाणु क्रमांक, क्योंकि सिलिकॉन में, जर्मेनियम में 32 होते हैं और सिलिकॉन में 14 ही होते हैं जो परमाणु क्रमांक है वो, ये भी आ सकता है, ध्यान रखना। मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों में 4-4 है, इसलिए दोनों सेमीकंडक्टर है, लेकिन सिलिकॉन ज़्यादा अच्छा चालक है। हाई बैरियर पोटेंशियल कर देना इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना, याद करना है। पेपर से पहले चीज़ें आपको पढ़नी है, ध्यान रखना। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर फुल वेव है, रेक्टिफायर, उसका ट्रांसफार्मर सर्किट खुला हुआ है तो आउटपुट में कोई वोल्टेज मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, 0 वोल्टेज आएगा। यही सेम क्वेश्चन पिछली क्लास में यानी क्लास नंबर 16 में एक डायग्राम बना कर दिया हुआ था, फुल वेव रेक्टिफायर का दिया हुआ था, जिसमें सर्किट ओपन रख करके आपसे पूछा था कि सर्किट की आउटपुट वोल्टेज कितनी है, और ऑप्शन दिया था नो आउटपुट वोल्टेज, कोई निर्गत वोल्टेज नहीं होगी। याद करो उस क्वेश्चन को, उस सवाल को याद करो। अगर वो क्वेश्चन याद है तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। और मैं बताऊं, हमने तो ये देखा है पेपर में दोनों क्वेश्चन होते हैं। अब आपकी अगर किस्मत साथ देती है और अच्छे से चीज़ आप याद रखते हैं, वो डायग्राम वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में हो सकता है, ये वाला भी आपके पेपर में हो सकता है। यानी हमने एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन देखे एक जैसे, एक में डायग्राम था एक में नहीं है। क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत ईजी तरीके के हैं, लेकिन अच्छे से कवर भी करना है। सवाल देखो, कौन सा ऑसिलेटर उच्च सटीक और स्थिर फ्रीक्वेंसी प्रदान करता है। एकदम वो कहता है कि एक्यूरेट और स्टेबल फ्रीक्वेंसी देने के लिए बनता है, तो उसे हम लोग हार्टले ऑसिलेटर बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, हार्टले ऑसिलेटर बोलते हैं। ए ऑप्शन के साथ जाना है। प्रश्न को याद करो, आपके यहाँ नहीं तो कभी कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर आएगा, तब बोलोगे कि मैंने कहीं पढ़ा तो था, अब याद नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। याद कर लो, ये वाले ओसिलेटर और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो क्वेश्चन है ये इसरो टेक्नीशियन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। अगर आपको पेपर देखने हो ना तो सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के बाद हमारे ऐप में एक लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से हमने प्लान बनाकर आपको दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करना। उसमें जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन वाले, उन सब के PDFs उसमें डाउनलोड कर करके पढ़ना, फिर आपको पता लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम कहाँ खड़े हैं। आओ क्वेश्चन पर आओ।
एक ट्रांजिस्टर में बेस का क्या गुण होता है, तो मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्रांजिस्टर में डोपिंग को लेकर। 3 सिरे होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। तो ध्यान रखना है, एमिटर की डोपिंग सर्वाधिक होती है, कलेक्टर की मॉडरेट होती है, बेस की सबसे कम होती है। फिर मैं आ जाता हूँ साइज़ पर। कलेक्टर का साइज़ सबसे बड़ा होता है, एमिटर का कम होता है और बेस सबसे पतला होता है। यानी बेस की डोपिंग भी कम होती है और बेस का साइज़ भी सबसे पतला होता है। तो लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, हल्की डोपिंग वाला होता है और बहुत पतला होता है। डोपिंग सर्वाधिक किसकी होती है? एमिटर की होती है। भौतिक रूप से आकार बड़ा किसका होता है? कलेक्टर का होता है। कलेक्टर का आकार बड़ा क्यों रखा? क्योंकि कलेक्टर को ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करनी पड़ती है, अक्षय करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? तो देखो एम्पलीफायर का प्रकार क्या है, डायग्राम पूछ रहे हैं, याद रख लेना भाई। ये एमिटर यूज किया हुआ है, इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। थोड़ा डायग्राम को अच्छे से और दिखा देता हूँ जूम करके, फिर क्वेश्चन याद रख लेना। इसका ऑप्शन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कौन सा है? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कौन सा है? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर याद रखना पड़ेगा। फिर आ गया डायग्राम। डायग्राम वाले आज बहुत है क्वेश्चन। कौन सा प्रतिरोधक सामान्य एमिटर एम्पलीफायर यानी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन डिसाइड करता है? देखो वोल्टेज गेन आपको अगर लेनी है ना, तो वोल्टेज गेन एक तरह से आउटपुट से ही पता लगता है, और आउटपुट में एक लोड रेजिस्टर हमने जोड़ रखा है RL, तो यहाँ से डिसाइड होगी। किससे होगी? RL वाले से। अब ये डायग्राम आपको एक जैसे नहीं नज़र आ रही क्या? तो भाई कन्फ्यूज़न दूर करना आपको कन्फर्म, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, RL यानी ये वाला। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस जो है इसमें अगर वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी तो गेन ज़्यादा है, वोल्टेज कम है तो गेन कम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर दोहरावदार पल्स पैदा करता है? दोहरावदार को इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटेटिव। रिपीटेटिव मतलब है रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। और नहीं रुकने वाले को क्या बोलते हैं? अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर 3 तरह के होते हैं। अस्टेबल जिसमें कोई स्थिर अवस्था नहीं होती है, बाइस्टेबल जिसमें 2 स्थिर अवस्था होती है, मोनोस्टेबल जिसमें 1 स्थिर अवस्था होती है। तो इसमें अस्टेबल आएगा, लगातार चलता ही रहेगा, दोलन करता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलन फीडबैक में दोलक सर्किट में फीडबैक नेटवर्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये एक ऑसिलेटर दिखा रहा है और इस ऑसिलेटर में ये टैंक परिपथ है, L और C लगे हुए हैं, इसको फीडबैक सर्किट बोलते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने फीडबैक सर्किट लगाए क्यों है? तो देखो मैंने आपको बताया, फीडबैक सर्किट हम लगाते हैं, हमें फेज शिफ्ट लेना होता है। दरअसल कॉमन एमीटर में 180 डिग्री का फेज अंतर हमें पहले से ही मिला होता है, 180 हमें और चाहिए होता है, क्योंकि टोटल फेज अंतर हमें 360 डिग्री का चाहिए अगर ऑसिलेटर बनाना है। तो बर्कहासन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ऑसिलेटर के बारे में 2 शर्तें बताई थी। लूप गेन का मान इकाई होना चाहिए, फेज शिफ्ट 360 डिग्री होना चाहिए। सी उत्तर के साथ जाएंगे। फेज शिफ्ट 180 डिग्री करने के लिए हम फीडबैक नेटवर्क सर्किट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? पूरा नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। ये जो हमारा BJT है ना, NPN और PNP, ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, ध्यान रखना, ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, जबकि FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसलिए जहां हमें वोल्टेज से कंट्रोल करके कोई इक्विपमेंट चलाना हो वहां काम में लेंगे। UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल क्या है? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाने के लिए। ये नॉन साइन वेव ऑसिलेटर होते हैं, ध्यान रखना। तो नॉन सिनुसाइडल ऑसिलेटर बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उल्टा सवाल भी पूछ सकते हैं। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो UJT का इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी याद रख लेना। और नेक्स्ट है N चैनल FET। JFET का पूरा नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। 2 प्रकार की है, N चैनल और P चैनल। चैनल बोलते हैं इसके कंडक्टिंग पाथ को। गेट, ड्रेन और सोर्स नाम के 3 सिरे होते हैं। तो गेट जो है ना, वो रिवर्स बायस होगा सोर्स के साथ। किसके साथ होगा? सोर्स के साथ रिवर्स बायस किया जाएगा। अगर P चैनल हो तो वो ड्रेन के साथ सोर्स बायस किया जाएगा, नेगेटिव बायस किया जाएगा। ठीक है, बताओ सवाल समझ में आए क्या? क्लास यहीं रोकेंगे। हो गए आज के हमारे 25 क्वेश्चन भी। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे। प्लीज़ 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 2 हाथ कर रहा हूँ, 2 तो ये नहीं होंगे, 1 ही लाइक होता है, बिना लाइक के नहीं जाएंगे। चैनल को आप भी सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों से भी करवाएंगे,
शेयर करने का काम कर दो। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें प्लीज़ भेजिएगा। बहुत मेहनत लगती है तो आपके अप्रिसिएशन की ज़रूरत है।